नमस्कार, प्रणाम। मैं दत्तवन तिवारी हूँ और आप देख रहे हैं अधिवक्ता महोदय। हम लोग इस समय बात कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में होने वाले एलएलबी 3 ईयर्स कोर्स में, एलएलबी 5 ईयर्स कोर्स में जो आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं अभी 26 तारीख से। उनमें जो आपके विषय हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हम लगातार बात कर रहे हैं। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी 3 ईयर में लास्ट ईयर का जो पहला पेपर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, 5वें सेमेस्टर का जो पहला पेपर है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, प्रशासकीय विधि का, उसके जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लेकर के हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में, उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार अगर हम सिलेबस पर देखें, सिलेबस पर निगाह डालें तो चार आपकी यूनिटें हैं और 4 यूनिट में आपका जो सिलेबस है उसमें पहली यूनिट में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो हिस्टोरिकल ग्रोथ है कि कैसे प्रशासकीय विधि का विकास हुआ, उसका उद्भव कैसे हुआ, चाहे इंग्लैंड में, चाहे यूएसए में, चाहे फ्रांस में, और भारत में कैसे आया, भारत में प्रशासकीय विधि का जो नेचर है वो कैसा है, उसकी जो डेफिनेशंस तमाम लोगों ने दी हैं वो क्या है। और दो आपके जो कंसेप्ट हैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से ही जो जब आपने पढ़ा होगा वहाँ से ही ये आते रहे हैं, रूल ऑफ लॉ का और सेपरेशन ऑफ पावर का, विधि का शासन और शक्तियों का पृथक्करण। दूसरी यूनिट में अगर हम देखें तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है उसके क्लासिफिकेशन, उसके वर्गीकरण की बात है, लेजिस्लेटिव फंक्शंस की बात है, जुडिशियल फंक्शंस की बात है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात है, प्रत्यायुक्त विधान की बात है, और फॉर्म्स की बात है कितने प्रकार के होते हैं, और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जो इंग्लैंड में, यूएसए में, इंडिया में अलग अलग क्या व्यवस्था है उसको लेकर के है, और इस पर कैसे नियंत्रण लगाते हैं, जो प्रत्यायुक्त विधायन है उस पर नियंत्रण कैसे लगाते हैं। तीसरी यूनिट आपकी जो है नेचुरल जस्टिस के आसपास है, उसमें आपका स्कोप, नेचर और जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है प्राकृतिक न्याय का, जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है उसका, रूल अगेंस्ट बायस है, पक्षपात के विरुद्ध सिद्धांत, और डिगल्टरम पार्टम की दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए, और अगर ब्रीच हुआ इसका तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इस प्रकार की चीज़ें हैं। चौथी यूनिट में जुडिशल और अदर रेमेडीज़ के बारे में बात की गई है, और वही कॉन्स्टिट्यूशन की तरह यहाँ भी आपके पास एक पूरा एरिया है रिट्स का, 32 और 226 का। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात की गई है, ट्राइब्यूनल्स की बात की गई है। ट्राइब्यूनल्स आपके लिए बहुत ही जरूरी है, कोर्ट का और ट्राइब्यूनल का अंतर जानना जरूरी है, ट्राइब्यूनल का मतलब क्या होता है उसकी बात करें। तो ये आपकी जो 4 यूनिट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की, उसके हम लोग 10 बड़े सवालों की अगर बात करें या कुछ ऐसे टॉपिक्स की बात करें जहाँ से सवाल आना आपके लिए बिल्कुल संभावित है, पक्का है। तो सबसे पहला जो आपके लिए सवाल आता है कि जो प्रशासकीय विधि है, पहली चीज़ तो आप इस पेपर को छोड़ दीजिए, पेपर को अटेम्प्ट करने के पहले इस चीज़ को जानते रहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में नेक्सस क्या है, अंतर क्या है, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की ब्रांच कहा गया है, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कौन सी ऐसी चीज़ें रह जा रही थी, कौन से ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे जिन पर विशेष ध्यान देने के लिए इस विषय का निर्माण हुआ, या कहें तो इस विषय पर चर्चा की गई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पर। सबसे पहला जो आपके लिए सवाल आता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसकी डेफिनेशन क्या है और उसका जो वर्गीकरण है, प्रशासनिक बोले तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जो हैं उसका जो वर्गीकरण, उसका जो क्लासिफिकेशन, उसको लेकर के आपके लिए सवाल पूछा जाता है। जैसे सवाल आते रहे कि प्रशासनिक विधि की प्रकृति और अर्थ की विवेचना कीजिए। एक वेलफेयर स्टेट के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य के लिए इसमें इसका क्या महत्व है, डायसी ने उसके विषय में कुछ कहा हुआ है, एबी डायसी ने उसके विषय में कुछ कहा हुआ है, आइवर जेनिक्स ने उसके बारे में क्या कहा हुआ है। तो थोड़ा सा अपने आंसर को ऐसे फ्रेम करिए जिसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के डेवलपमेंट को, उसकी कुछ डेफिनेशंस को और उसके फंक्शंस को आप लिख सकें। दूसरा जो आपके लिए टॉपिक है, दूसरा मैं दोनों चीज़ों को कहूँगा, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, दोनों आपके लिए बहुत ही जरूरी है। रूल ऑफ लॉ मतलब एवी डायसी का विधि का शासन का सिद्धांत, कैसे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट किया गया है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था की गई है जिससे रूल ऑफ लॉ का जो सिद्धांत है वो हमारे यहाँ पर अभी अक्षरशः लागू हो पा रहा है। दूसरा जो सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर का अगर शुद्ध हिंदी बोले तो शक्तियों का पृथक्करण, मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत है शक्तियों का पृथक्करण। तो जो मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत है शक्तियों का पृथक्करण, वो क्या भारतीय संविधान में एज इट इज लागू है या हमारे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जैसा कुछ सिद्धांत है। तो सेपरेशन ऑफ पावर को भी देख लीजिए, सेपरेशन ऑफ पावर का जो मूल मतलब था वो क्या था वो देख लीजिए, और साथ ही साथ सेपरेशन ऑफ पावर जब आप पढ़ रहे हैं तो देख के आइए कि इंडिया में जो है सेपरेशन ऑफ पावर की क्या स्थिति है। उसके बाद यहाँ से दो आपके लिए जरूरी चीज है, और दोनों चीज़ों पर मैंने कहा कि जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का डेवलपमेंट, ग्रोथ या डेफिनेशन पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा उसको इंडियन पर्सपेक्टिव में, उसको भारतीय दृष्टिकोण में भी देखते हुए आइए, ताकि आप ये जान सकें कि भारतीय संविधान में कैसे उस चीज़ का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है प्रशासकीय विधि का। दूसरी यूनिट में हम बात करते हैं
तो पहले तो आप जानिए कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता क्या है, प्रत्यायोजित विधायन होता क्या है। किसी बड़े जिम्मेदार के द्वारा अपने से अधीन व्यक्ति को, अपने से अधीन संस्था को अपनी जिम्मेदारियों में से कुछ जिम्मेदारी दे देना, इसको बोलते हैं प्रत्यायोजन करना। और जब कोई बड़ी अथॉरिटी लाइक यूजीसी ने अगर लखनऊ विश्वविद्यालय को एक काम दिया हुआ है कि आप विश्वविद्यालय स्तर पर ये काम कर सकते हैं, तो एक तरीके से वो बोले तो उस काम का प्रत्यायोजन है, उस काम का डेलीगेशन है। तो ऐसे ही जो कानून बनाने की शक्तियाँ हैं, कई बार वो डेलीगेट की जाती हैं छोटी अथॉरिटीज़ को, ताकि वो अपने काम में थोड़ी सी तेज़ी बरत सकें और आसानी हो जाए। नहीं तो हर बार संसद का और विधानसभाओं का, विधानमंडल का मुंह ताकना पड़ेगा। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या है, उसको बनाए जाने की प्रक्रिया क्या है, और कैसे इसकी जो संवैधानिकता है वो सही, वो उसकी संवैधानिकता है, कैसे वो असंवैधानिक नहीं है, कैसे जो, जैसे हम लोग जब हमेशा बात करते हैं तो कहते हैं कि भारत में कानून बनाने की शक्ति विधायिका के पास है, लेकिन कई अवसर पर हम देखते हैं जब ऑर्डिनेंस लाने की बात होती है तो प्रेसिडेंट के पास पावर चली जाती है। तो इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि अपने यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर ना होकर के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जैसी चीज़ है। तो अगर सवाल आता है कि अगर एक संस्था द्वारा विधायन करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है तो क्या यह संवैधानिक है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है, इस प्रकार को लेकर के सवाल आते रहे हैं। वहाँ पे अगला सवाल जब हम देखें तो जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, जो प्रत्यायोजित विधायन है, उस पर नियंत्रण बहुत पूछा जाता है। कैसे उसका पार्लियामेंट के द्वारा कैसे गवर्न वो है, जैसे उसमें एक हिंदी में बोले तो पटल पे रखना, पटल पर रखने की व्यवस्था का मतलब ये है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करते रहेंगे, आप जो भी करेंगे उसकी एक बाकायदा पूरा जो खाका है, पूरी जो रिपोर्ट है संसद के सदन के पटल पर रखी जाएगी, विधानमंडल के पटल पर रखी जाएगी। तो सवाल आता है कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि न्यायपालिका ही प्रत्यायोजित विधायन के प्रभावी नियंत्रण की उम्मीद है, या सवाल आता है कि किस प्रकार से प्रत्यायोजित विधायन पर, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर पार्लियामेंट कंट्रोल करती है। तो पूरा आप कंट्रोल देख करके आइए, उसके बनने से लेकर के उसके कंट्रोल तक आपके लिए सब जरूरी है। अगला सवाल अगर हम बात करें तो नेचुरल जस्टिस आपके लिए बहुत ही जरूरी है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत क्या होता है, उसका मतलब क्या है, और जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल और ट्राइब्यूनल्स, इन सब में उसकी क्या महत्ता है। जैसे अगर आम कोर्ट की बात करें, सिविल कोर्ट की बात करें, क्रिमिनल कोर्ट की बात करें, फौजदारी दीवानी की बात करें, तो वहाँ पर जो कानून का स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होता है, कानून का जो कठोरतम निर्वचन होता है और उसकी जो प्रक्रिया है वो भी कठोरतम रूप से उसका पालन होता है, लाइक सीपीसी, सीआरपीसी, एसआरए वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम ट्राइब्यूनल्स में जाते हैं, जब हम कमीशंस में जाते हैं, तो वहाँ पर नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत लगता है। तो किस प्रकार से नेचुरल जस्टिस ने अपनी भूमिका को और बड़ा किया है, अपनी महत्ता को और बड़ा किया है न्याय के निर्णय में, इस प्रकार से आप पढ़ करके आइए। उसके बाद हम देखें तो अगर नेचुरल जस्टिस का ब्रीच हो रहा है, अगर जो रिजु सिद्धांत बोलते हैं, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत बोलते हैं, अगर उसका ब्रीच हो रहा है, अगर उसका अनुपालन नहीं हो रहा है, तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या है, उसका इफेक्ट क्या है, इस प्रकार के सवाल आए हैं। आगे हम देखें तो चौथी रिट में आपके लिए रिट्स को लेकर के सवाल आया, और रिट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं क्योंकि आप लगातार कॉन्स्टिट्यूशन में 2 बार पढ़ करके आए होंगे, आपने अभी हाल में ही पढ़ा होगा। तो एक तो रिट्स को लेकर के सीधे सवाल पूछा जाता रहा है, उसमें आपको ए बी करके 2 रिट्स पूछी गई है, जैसे हैबियस कॉर्पस मैंडेमस किस्म की, या उसको इस प्रकार से पूछ लिया गया है कि धारा 32 और धारा 226, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का क्या योगदान रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के पर्सपेक्टिव में, इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे गए हैं। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन है, प्रशासकीय विवेकाधिकार है, उसको लेकर के सवाल है कि क्या प्रशासनिक विवेकाधिकार को विनियमित करने हेतु न्यायालयों द्वारा विकसित किए गए मानदंड प्रशासनिक मनमानेपन को खत्म करने हेतु पर्याप्त है, वर्णन कीजिए। सवाल 2018 में आया है और इस प्रकार के सवाल आने की काफ़ी उम्मीद रहती है। जैसे जहाँ पे रेमेडीज़ की बात है कि अगर आपका कुछ ऐसा कोई ऐसा राइट आपका जहाँ पे उस पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, अगर उस आपके राइट में राइट अवेल होने में आपको समस्या आ रही है, तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन के द्वारा कोर्ट्स को क्या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशंस हैं जो कोर्ट ने डेवलप किए हैं, जो आपके अधिकार को आपको मुहैया करा सकते हैं। वहीं पर एक सवाल ये भी पूछा गया है, कि प्रशासनिक विवेकाधिकार के प्रयोग पर सीमाएं क्या हैं।
कि जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में हैं और तो आप जो अपने डिस्क्रिशन यूज करते हैं, जो अपने विवेकाधिकार यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उस पर सीमा क्या है। क्योंकि विवेकाधिकार जब शब्द लिखा होता है तो विवेक से कुछ भी किया जा सकता है, किसी का विवेक कुछ हो सकता है, किसी का विवेक कुछ हो सकता है, लेकिन उसकी एक सीमा निर्धारित की गई है। तो भारत में प्रशासनिक विवेकाधिकार का जो प्रयोग है उसके प्रयोग पर सीमाएं क्या हैं, इस प्रकार के सवाल आए हैं। नहीं तो ट्रिब्यूनल्स थोड़ा सा हर काम अगर अपने विवेक से करने लगेंगी तो थोड़ा सा समस्या हो सकती है। इसलिए उन पर एक अंकुश डाला गया है, इसलिए उन पर एक लिमिट लगाई गई है। तो वो लिमिट्स क्या है, तो इस प्रकार के सवाल हैं। एक बार दोबारा देख लें तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेफिनेशन, नेचर, स्कोप से लेकर के सवाल, इंडिया के रेफरेंस में रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर को लेकर के एक सवाल, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जो हैं उसको लेकर के एक सवाल आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के निर्माण को लेकर के और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेकर के, और एक सवाल उसके कंट्रोल को लेकर के। नेचुरल जस्टिस को लेकर के एक सवाल आता है और उस नेचुरल जस्टिस के सवाल में आपको उसके नेचर, स्कोप, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से लेकर के उसके वेरियस जो प्रिंसिपल्स हैं उस पर टिप्पणी के करने को लेकर के, और वहाँ पर एक दो केस लॉ जरूर देख करके आइएगा। केस लॉ आपसे कभी कभी पूछा जाता रहा है, या किसी एक केस, जैसे आप मान लीजिए रूल अगेंस्ट बायस पे कोई लीडिंग केस है तो सीधे वो केस लिख करके आपसे पूछ लिया गया, वहाँ पे आपको उस केस के बारे में लिखने के बाद रूल अगेंस्ट बायस पर आ जाना होता है। उसके बाद रेमेडीज क्या क्या मिली हुई हैं, क्या जुडिशियल रेमेडीज पर्याप्त हैं, उसका मतलब क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के रूप में जो स्पेसिफिक रेमेडीज है रिट्स को लेकर के, उसको लेकर के सवाल पूछा गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स को लेकर के सवाल पूछा गया है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन है उसको लेकर के सवाल पूछा गया है कि उस पर क्या लिमिटेशन है, उस पर क्या सीमाएं हैं। तो इस प्रकार से आपका जो प्रशासकीय विधि का जो आपका पर्चा है, ये जो आपका मुझे लगता है ये हो जाएगा। एक आध बार जैसे ए बी करके का सवाल पूछा गया है जिसमें टिप्पणी करने को, तो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के सवाल पूछा गया है, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के सवाल पूछा गया। हेनरी अस्टम पर भी सवाल कभी कभी आया है, हेनरी 8th जो क्लॉज है उसमें उसको लेकर के सवाल आया है। सेट और कैट का मतलब क्या है, जहां पर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स पढ़ रहे हैं वहां पर आपने पढ़ा होगा स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और सेंटर का, उन दोनों में अंतर क्या है। और एक सवाल स्पीकिंग ऑर्डर को लेकर के सवाल पूछा गया है कभी कभी, स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है। स्पीकिंग ऑर्डर के बाद अगर देखें तो जुडिशियल रिव्यू को लेकर के भी सवाल है कि न्यायालयों द्वारा प्रशासनिक विवेकाधिकार के पुनर्विलोकन की सीमा क्या है। तो इस प्रकार के सवाल कभी कभी ए बी करके पूछे गए हैं। तो मुझे लगता है इतना पर्याप्त होगा आपके लिए, आपके इस पर्चे के लिए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आपके पास इस बार तो कुछ कम ही पेपर है, मुझे लगता है अगला पेपर आपका लैंड लॉ का है, और लैंड लॉ का जो सवाल है उसको लेकर के हम जल्दी उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, और आपका कुछ सुझाव हो, आदेश हो, शिकायत हो, वो कमेंट बॉक्स में आकर आप लिख सकते हैं। धन्यवाद, प्रणाम।